Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to economics class. प्रीवियस वीडियो में आपको गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया था. दैट वाज द बजट रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट. ये हमारा कवर किया था लास्ट वीडियो में. आगे का जो पोर्शन है वो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बजट में शामिल किए जाते हैं, और ये गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट अपने एक साल के दौरान जितने भी खर्चे करती है उनको कैटेगराइज किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में. गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, अब वो कौन कौन से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे और कौन से एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आज. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व है. सरकार के वो सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं जो गवर्नमेंट के लिए ना तो एसेट्स क्रिएट करते हैं और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम करते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज व्हिच do not create any assets for the government, and second one which do not cause reduction in liabilities of the government. सरकार के वो सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएंगे जो गवर्नमेंट के लिए ना तो किसी एसेट्स का निर्माण करते हैं, ना तो किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं, और ना ही गवर्नमेंट की किसी भी दायित्व, किसी भी लायबिलिटी में कमी करते हैं. भाई जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो या तो एसेट्स क्रिएट होने चाहिए या लायबिलिटीज कम होनी चाहिए, बट ये दोनों ही कोई कुछ नहीं होता. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अब ऐसे सरकार के कौन कौन से खर्चे हैं, ना तो एसेट्स बना रहे ना लायबिलिटी कम कर रहे. एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसके. एक एग्जाम्पल हो गया इसका. पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉई. सरकार अपने एम्प्लॉइज को, अपने कर्मचारियों को वेजेस एंड सैलरीज पे करती है. सरकार का खर्चा होता है, लेकिन सरकार के इस खर्चे से क्या असेट्स क्रिएट हो रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हो रहे. क्या लायबिलिटी कम हो रही है? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं हो रही. लेकिन यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि सर गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉइज को पेमेंट करने की जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, और जब गवर्नमेंट उनको वेजेस सैलरी पे कर देती है तो उनकी लायबिलिटी गवर्नमेंट की कम हो जाती है.
गवर्नमेंट, मैंने पहले भी क्लियर किया है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द लायबिलिटी एंड द ड्यूटी। सरकार अपने एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, कोई चीज उधार नहीं ले रहे, उसके बदले में उनको पेमेंट किया जा रहा है, जो भी उनकी सैलरी है उनको पे की जा रही है। तो यहां पर लायबिलिटी कम कैसे हुई? लायबिलिटी तब कम मानी जाती है जब कुछ उधार लिया गया हो, कुछ बोरो किया गया हो, और उस बोरोड फंड अमाउंट को हम लोग रीपे करें, उसका रीपेमेंट करें, तो लायबिलिटीज कम होती है। यहां लायबिलिटी कम थोड़ी ना हो रही है। तो इस चीज कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल देना आप लोग। तो एक एग्जांपल ये हो गया, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को वेजेस सैलरीज पे कर रही है, गवर्नमेंट का खर्चा है, ना एसेट्स बन रहे, ना लायबिलिटी कम हो रही, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। Subsidies means economic help, economic assistance provided by the government to the public. अब सब्सिडीज पर सरकार खर्च कर रही है, सरकार का खर्चा हुआ तो बजट एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि सब्सिडीज पर खर्चा करने से ना तो एसेट्स बन रहे हैं गवर्नमेंट के, ना लायबिलिटीज कम हो रही है। भाई सब्सिडी सरकार दे रही जनता को, लायबिलिटी कम नहीं हो रही, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है, ये तो ड्यूटी है कि सब्सिडी प्रोवाइड करें, सो दैट द पुअर पीपल कैन ऑल्सो एफोर्ड टू परचेज द नेसेसरी आइटम्स। जरूरी सामान गरीब लोग भी परचेज कर पाए, तो सरकार की इसमें लायबिलिटी नहीं बनती, सरकार की इसमें जिम्मेदारी बनती है। सब्सिडीज पर एक्सपेंडिचर किया तो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स नहीं बने, लायबिलिटी कम नहीं हुई, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, डिफेंस परचेजेस, रक्षात्मक हथियार वगैरह खरीदे सरकार ने सपोज अभी करंट में क्या हुआ है, सरकार ने राफेल का सौदा किया फ्रांस से, राफेल जेट फाइटर प्लेन मंगाए, फाइटर जेट मंगाए, सरकार ने परचेज किए हैं, सरकार ने उसके लिए फ्रांस को पेमेंट किया है, सरकार का खर्चा हुआ है, लेकिन सरकार के इस खर्चे से क्या सरकार के एसेट्स बन गए? क्या लायबिलिटीज कम हो गई? नहीं हुआ। अब यहां पर भी कुछ लोग कंफ्यूजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सरकार ने राफेल परचेज किए हैं, एसेट हो गए, गवर्नमेंट की संपत्ति हो गई। भाई वो देश की संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है, मैं कहूंगा संपत्ति नहीं है, वो एसेट नहीं है। वो राफेल से कोई इनकम नहीं होने वाली, कोई इनकम जनरेट नहीं होगा राफेल से। क्या होगा? दैट इज परचेज फॉर मेंटेनिंग पीस ऑन द बॉर्डर्स, सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए और प्रिपरेशन पहले से तैयार रखने के लिए ये चीज खरीदी जाती है। ऐसा नहीं है कि इन चीज का डर दिखा के दूसरे देश को दिखाएंगे हम राफेल छोड़ देंगे, पैसे दो, ऐसा नहीं होता। तो एसेट हम किसको बोलते हैं? हम एसेट बोलते हैं उस चीज को जिससे हमारी इनकम जनरेट हो। यहां पर कौन सी इनकम जनरेट हो रही है? तो आप इसको डिफेंस परचेजेस को आप लोग एसेट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और डिफेंसिंग परचेजिंग पर जो भी खर्चा गवर्नमेंट का हो रहा है उससे ना तो एसेट क्रिएट हो रहे हैं और ना ही लायबिलिटीज कम हो रही हैं। दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, चलिए, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट सरकार ने
जनता से, आरबीआई से या फिर विदेशों से लोन लिया है, उस लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है सरकार, ब्याज दे रही है, खर्चा हो रहा है, लेकिन इस खर्चे से ना तो एसेट्स बन रहे हैं ना लायबिलिटी कम हो रही है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ये। इंटरेस्ट पे करने से लायबिलिटीज कम नहीं होती, लायबिलिटीज कम होती है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रीपे करने से। उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो ब्याज दे रहे हो वो तो सिंपली एक्सपेंडिचर है। लायबिलिटी कम तब होगी जब प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे किया जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट किया जा रहा है, इंटरेस्ट ब्याज दी जा रही है केवल, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। पूंजीगत व्यय बोलते हैं हिंदी में इसको। वो सारे खर्चे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आते वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड दो एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर creates asset for the government or which cause reduction in liabilities of the government। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के वो खर्चे आते हैं जो या तो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स संपत्ति का निर्माण करते हैं या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कटौती यानी कमी करते हैं, लायबिलिटीज में रिडक्शन करते हैं। वो खर्चे सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आते हैं। अब ऐसे सरकार के कौन से खर्चे होते हैं जिससे या तो एसेट्स बने या लायबिलिटीज कम हो? एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल expenditure on लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करने पर सरकार ने खर्चा किया, सरकार का खर्चा तो हुआ, लेकिन वो कैसे पता करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि ये देखेंगे सरकार ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है और लैंड एंड बिल्डिंग हमेशा एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो सरकार के लिए एसेट संपत्ति का निर्माण हुआ, ऑफ कोर्स हुआ, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा। एक एग्जांपल लीजिए राम, एक एग्जांपल देखेंगे इसका हम लोग, परचेज ऑफ शेयर्स। गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज किए, गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज किए, खर्चा हुआ। शेयर परचेज करने के लिए पेमेंट करना होता है और पेमेंट करने के पर खर्चा होता है। तो सरकार ने शेयर्स पर एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? ये इससे पता लगाएंगे
कि शेयर्स परचेज करने के साथ ही जिस कंपनी के, जिस संस्था के शेयर्स खरीदे गए हैं उस संस्था में ओनरशिप मिलती है। क्या मिलती है? ओनरशिप, स्वामित्व तो मिल जाता है। तो एसेट्स का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? एसेट्स का निर्माण हुआ, तो परचेज ऑफ शेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जरा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स। गवर्नमेंट ने जो कैपिटल रिसीप्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कैपिटल रिसीप्ट में बोरोइंग्स फ्रॉम जनरल पब्लिक, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्रीज। सरकार जब इन बोरोइंग्स में लिए गए पैसे का रीपेमेंट करती है, लोन्स का रीपेमेंट करती है, पुनर्भुगतान करती है, तो सरकार की लायबिलिटीज कम होती हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इंटरेस्ट पेमेंट करने से लायबिलिटी कम नहीं होती। इंटरेस्ट पेमेंट करने से तो एक किस्त होती है, ब्याज होती है, वो चुकाई जाती है। प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही रहता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, लोन का रीपेमेंट करने पर लायबिलिटी कम होती है, तो इसलिए यह सरकार की कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा। एक एग्जाम्पल और लीजिए जरा इसमें। परचेज ऑफ मशीनरी। गवर्नमेंट ने मशीनरी परचेज की है फॉर द पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स होती है, मशीनरी एसेट की कैटेगरी में आती है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि मशीनरी परचेज करने से गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में जाएगा वो, क्योंकि एसेट्स का निर्माण हुआ है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल से, इन एग्जाम्पल्स में या तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, या लायबिलिटीज में कमी हो रही है गवर्नमेंट की, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कैटेगरी में जाएंगे। ये जो एग्जाम्पल थे ऊपर वाले, इनमें या तो ना ही गवर्नमेंट के लिए एसेट्स का निर्माण हो रहा है और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटीज में कमी हो रही है, इसलिए ये एग्जाम्पल जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी में। आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा गवर्नमेंट बेड का कॉन्सेप्ट, पूरा स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बजट डेफिसिट क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है, और उसके टाइप्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट वगैरह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इवन देन कोई क्वेरी होती है, you can ask in the comment box or the personal. चलिए, see you guys.